नाजरीन, अरशद नदीम ने बग़ैर सरकारी वसाइल, बग़ैर तवज्जो और बग़ैर प्रॉपर ट्रेनिंग के पाकिस्तानियों को एक गोल्ड मेडल ही नहीं दिया, बल्कि आपस में लड़ते हुक्मरानों को झंझोड़ा है कि मट्टी नम करना तो तुम साहब इख्तियार की जिम्मेदारी है और मेरे जैसे फूल इस जरखेज़ मट्टी में मौजूद हैं। नाजरीन, 27 साल पहले कौन जानता था कि मियाँ चन्नू के एक छोटे से गाँव में एक हीरो पैदा हुआ है जो पाकिस्तान सब्ज़ लाली परचम अपने कंधों पर उठाकर अपने कौमी तराने की आवाज़ पर दुनिया को इज्जत देने पर मजबूर करेगा। कौन जानता था कि अशरफ राज मिस्त्री का बेटा अकेला ओलंपिक्स के पहाड़ को ऐसे सर करके अब हुक्मरानों को मजबूर कर देगा कि वो इस पर अपना अपना हक जताने लगेंगे। कौन जानता था कि गुर्बत में एक प्रोफेशनल जेवलिन मांगने वाला दुनिया में इस गेम को ही अपने ताबे करके वतन लौटेगा। कौन जानता था कि अज़्म और हौसले का ये पहाड़ 32 साल से ओलंपिक्स गेम्स में किसी भी मेडल का इंतज़ार करने वाली कौम को मेडल नहीं गोल्ड मेडल की खुशी देगा। कौन जानता था कि महदूद वसाइल में ट्रेनिंग करने वाला ये नौजवान 92.97 की थ्रो करके 118 साल पुराना ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अरशद नदीम आज रात वतन लौट रहे हैं। उनकी इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां हो रही हैं। उनके अहले खाना, फैमिली, दोस्त, अहबाब, अजीज़ और अकारिब सब खुश हैं। इस वक्त मेरे साथ नाज़रीन मौजूद है पाकिस्तान का फ़ख्र जिसने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, अरशद नदीम की वालदा रज़िया परवीन साहिबा और उनके बड़े भाई शौकत अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप लोगों को। सबसे पहले मैं अरशद नदीम साहब की जो वालिदा हैं रज़िया बीबी, उनसे बात करना चाहती हूँ कि बहुत मुबारक हो, आपके बेटे ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। जैसे ही आपको ये पता चला कि आपके बेटे ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 118 साल पुराना ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ा है, जब जो आपको खुशी की खबर मिली, आपने देखा, क्या जज्बात थे, क्या सोचा आपने उस वक्त? और अस्सलाम वालेकुम, पहला मेरे तरफ से भी तीनों मुबारक है। और जो मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं पूरे मुल्क को और पूरे पाकिस्तान को भी मैं अपील की थी मेरे बेटे के लिए दुआएं करें, और मैं अपने बेटे के लिए भी दुआएं करती थी और बहुत बहुत मैं दुआएं की और मेरी दुआएं और पूरे पाकिस्तान मुल्क की दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल की और वो मेरे बेटे ने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का। हाँ जी, आज रात आपका वापस आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में उसके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल होना है। अभी ज़ाहिर है आप लोग भी चले जाएंगे अपने बेटे को एयरपोर्ट पर लेने के लिए। क्या समा है इस वक्त आपके घर? रिश्तेदार आए हैं, दोस्त आए हुए हैं, अभी ढोल ढमकों की आवाज़ें तो मैं सुन रही थी आपके घर। क्या क्या माहौल है इस वक्त आपके घर में? मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारे घर में आज भाई को लेने जा रहे हैं, पूरा कबीला, पूरा गांव वाला और भाई उसके किंदे हिंदे पूरा पाकिस्तानी भी अरशद नदीम हीरो को आज लेने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला माँ को तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत ढोल बज रहे हैं और घर में बहुत खुशी। माँ जी, अपने बेटे लिए की पकाया? कब मेरा बेटा आएगा ना घर, बेटा उसको खीर पसंद है। अच्छा, ठीक है। अरशद ने जब ये आपको बताया, आपने ज़ाहिर है आप सोचा होगा कि अरशद ने आज वापस आना है, तो आपने ख़ास क्या तैयारी की है, स्पेशल क्या तैयारी की अपने बेटे के लिए? हाँ जी, बहुत तैयारियां मैं अपने बेटे के लिए करूँगी भी। मेरा बेटा आएगा माशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला उसको खाने किस पसंद से वो खाने पकावांगी मैं अपने बेटे के लिए और बेटा मेरा आएगा मेरे साथ। माँ जी, आपके और कितने बच्चे? क्या किसी और बच्चे को भी ऐसे खेलों का शौक है? माशाल्लाह मेरे 6 बेटे हैं, 2 बेटियाँ। सही है। अच्छा, क्या कभी ऐसे हुआ कि जब नेज़ा लेने के लिए अरशद के पास पैसे होते नहीं थे, कोई मदद करता नहीं था, ट्रेनिंग उस तरीके से हो नहीं पाती थी, तो कैसे इतना ये सफ़र तय किया आपके बेटे ने, अरशद नदीम ने? कुछ नहीं था, नेज़ा भी वो नहीं ले सकता था, वो अच्छी ट्रेनिंग करना चाहता था, कैसे ये मेहनत की उसने, ज़रा ये बताइएगा। बेटा कहते होंगे वो मेरे बेटे ने ना खुद भी बहुत शौक सी
अपने नानियां दा कहंदे हुंदे मुश्किल भी गुजार के भी उन्हें अपने नहीं उन्हें खर्चा सी उहदे बेटे ते खर्चा किया ना असी किसी की मदद की, असी अल्लाह ताला की मदद मांगी सी, सदी अल्लाह ताला ने मदद की। ते मेरा बेटा माशाल्लाह कोच भी अच्छा था, उसने भी ट्रेनिंग कराई उसको, और कोई चीज़ नहीं ली, कोच ने ਉਹਨੂੰ चीज़ ਦਿੱਤੀ होनी। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ इतना शौक सी ना, आपदे शौक दे विच आपदी ਉਹਨੇ मेहनत की। ये बताइएगा, जाहिर है का फल है, आपकी दुआएं हैं। अब तो अरशद नदीम के लिए बड़े इनामात का ऐलान हो रहा है, 10 करोड़ का ऐलान पंजाब हुकूमत ने किया है, सिंध हुकूमत ने भी ऐलान किया है। तो जब इतने पैसे आ जाएंगे तो ऐसी कोई ख्वाहिश जो अरशद पूरी करना चाहता हो, आपकी ख्वाहिश हो कि पैसे हों तो हम ये करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते हैं? अल्लाह ताला का भी शुक्र है, मेरी ये ख्वाहिश है भी मेरा बेटा वापसी आवे ते हम माँ बेटे रल के ते हम उम्रा करके आए। अच्छा, पहला मेरी यही ख्वाहिश है। अल्लाह ताला अगे भी मैं ख्वाहिश की भी अल्लाह ताला मेरा बेटा भी खैरी सलामती हीरो घर आ जाए, और हम ना सारे रल के भी ते असी उम्रा करके आइए। अच्छा, उम्रे पे जाना चाहते हैं? इससे पहले उम्रा नहीं किया आपने, पहली दफ़ा जाना है आपने उम्रा करने के लिए? पहली दफ़ा जा रहा है। अगे भी बेटे मेरे ने किया था भी माँ तू ना भी उम्रा कर यार, बेटा मेरी ना तबीयत नहीं ठीक रहती है, और मेरे को जरकान भी है, उधर से मेरे नानिया दा पिते में पत्थरियाँ और मैदा बहुत ख़राब है, ब्लड की मैं मरीज हूँ, जोड़ा मैं दर्दार, मैं ना अकेली नहीं जा सकती थी, और दूसरे को से बेटे से मेरे अरशद नदीम के भाई उनका टाइम नहीं लगता था और छुट्टी नहीं सी लगती। तो इस तरह करके फिर मेरे अरशद नदीम ने किया माँ तू दुआ कर, इंशाल्लाह ताला मैं की मेडल जीता और मैं तेरे नाल जाऊंगा, तो मैं अपनी माँ मैं अब जरा भाई जो शौकत अली है मैं उनसे भी बात करना चाहती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी शौकत साहब, आज आपका भाई वापस आ रहा है, तो आप भी ज़रा बताइएगा क्या माहौल है आपके घर में, क्या तैयारियां हैं, अभी आप लोगों ने लेने जाना है अपने भाई को? अल्लाह का शुक्र है, पूरा गांव और पूरा ख़ानदान चाचे कज़न सब फुल तैयारियों में बैठे हुए हैं, और बस इंशाल्लाह फ़ौरन ये निकलना है, और इंशाल्लाह बस अभी तैयारियों में है। रात को भाई अरशद नदीम आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं इंशाल्लाह, उनको पिक करने के लिए सब लोग तैयारियों में लगे। माँ जी से रही थी कोई स्पेशल चीज़, अरशद शौक से क्या खाता है, खाने में क्या पसंद है, कि आप लोगों ने सोचा हो कि अरशद ने वापस आना है, हमने ये करना है, ये करना है, ये बनाना है, ये खिलाना है उसको? इंशाल्लाह अम्मी ने कहा है अभी तो अब लोग निकलेंगे, बस ज़रा घर इजी हो जाएगा, अभी तो रश लगा पड़ा है, और इंशाल्लाह खीर की तैयारी है, और इंशाल्लाह बाकी कोई सालन वगैरह जो खुश हो खाते हैं मामा को मालूम है, वैसे बनाएंगे इंशाल्लाह, तो सब भाई फिर मिल के भी खाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो आप लोगों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल 92 न्यूज़ की तरफ से। पूरी कौम आप लोगों की शुक्रगुजार है कि इस टेंशन के माहौल में कहीं से अच्छी खबर मिली है, और इसका सारा जो क्रेडिट है वो अरशद नदीम को जाता है, जिसकी वजह से कौम को इतनी बड़ी खुशी मिली है। एक अरसे के बाद ओलंपिक्स के हवाले से, ओलंपिक्स गेम्स में अरशद नदीम ने खुशी दी है, एक बार फिर से पूरी कौम को बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, बहुत शुक्रिया। अरशद नदीम की वालदा हमारे साथ थी, उनके भाई हमारे साथ थे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान को बहरानिस्तान कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान में सियासी बहरान, सियासी डेडलॉक ना जाने और कितने बहरान पैदा करेगा। मुआशी बहरान है कि एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि रियासत को ये डिफ़ॉल्ट तक ले जा रहा है, और अब एक बार फिर से आईनी बहरान का खदशा पैदा होता नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ होने वाली कानून साजी यानी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से एक नया आईनी बहरान जन्म ले सकता है, क्योंकि रियासत के 2 ताकतवर सुतूनों का ऐसे आमने सामना आना कोई नया शगुन नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आइन और कानून है, अगर आपने कोई और सिस्टम बनाना है तो अभी फैसला कर लें
किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो फैसले कहे कि सही है या गलत है। सूरत हाल उन्होंने कहा कि अगर फैसलों पर अमल दरामद ना किया गया तो ये सूरत हाल तसादुम की तरफ आगे बढ़ रही है और हमारी जिम्मेदारी है कि आइन और कानून में तवाज़ुन को बरकरार रखें। साथ ही उन्होंने बड़ी अहम बात की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ये कोई रिवायत नहीं है, ये ज़रूरी है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना है। अगर नहीं करेंगे तो इसमें ज़ाहिर है ये मुतरादिफ होगा कि आइन और कानून का ढांचा आप बिगाड़ रहे हैं। आइन और कानून के ढांचे को बिगाड़ने के मुतरादिफ है। बड़ी अहम बातें की आज मतवक्के चीफ जस्टिस भी हम कह सकते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो आज तकरीब से खिताब कर रहे थे और ये सारी बातें ज़ाहिर है जो मखसूस नशिस्तों का जो मामला चल रहा है, हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं कर रही है, ऊपर से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल वो ले आए हैं, इसको चैलेंज कर दिया है मखसूस नशिस्तों के फैसले को हुकूमत ने, तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है कि इदारे आमने सामने आकर खड़े हो जाए। बड़ा अहम खिताब था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी सियासत का अलमिया है कि सियासतदानों से मामलात आपस में हल होते नहीं हैं। अगर इदारे बीच बचाव कराने आए तो उन्हें मतनाज़े बना दिया जाता है। अपनी जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय कभी अदलिया तो कभी इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर लिया जाता है और पूरी सोशल मीडिया कैंपेन्स को लॉन्च करके तज़हीक की जाती है, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज इदारे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक सैंडविच बनकर रह गए हैं। पिछले चंद साल से ये प्रैक्टिस आम है कि कोई भी सियासी कॉन्फ्लिक्ट बनता है तो कभी हुकूमत तो कभी ऑपोजिशन इसे खींचकर अदालत की तरफ ले जाती है। जाहिर है जब मामला अदालत जाएगा तो अदालत से कोई एक फैसला तो आएगा जो किसी एक फरीक के हक में होगा तो दूसरे के खिलाफ होगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। बस जिसके खिलाफ आता है वो उसे मानने की बजाय ज्यादती कहा जाता है और गैर जानिबदारी का रंग देकर अवाम में इसको बेचना शुरू कर देते हैं। फिर तेरा जज मेरा जज इसकी कहानी छेड़ दी जाती है। आजकल मौजूदा चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ को जानिबदार जो हैं वो लग रहे हैं, तो आइंदा चीफ जस्टिस को हुकूमती जमातों ने अभी से मतनाज़े बनाना शुरू कर दिया है। माजी में साबिक चीफ जस्टिस उमर अत्याब बंदयाल को तो अपने अपने मफादात के लिए कभी पीडीएम जमातों ने तो कभी तहरीक इंसाफ ने अपनी अपनी लिस्ट पर लिए रखा। अप्रैल 2022 पे आधी रात को अदालतें खोलने पर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की। फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने मई में 2 सूबों में इलेक्शंस कराने का हुक्म दिया तो पीडीएम जमातें इसके मुखालिफ हो गई। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर है, जिसमें उन्होंने अदलिया को मौजूदा सियासी बहरान का जिम्मेदार ठहराया। क्या कहा देखिए। एक इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जहां सारा मलबा अदलिया पर गिराकर सियासतदानों को क्लीन चिट दी, वहीं एक यूटर्न भी लिया उन्होंने। तहरीक इंसाफ से जब इंतखाबी निशान वापस लिया गया तो उस वक्त बिलावल भुट्टो इसे कानूनी फैसला करार देकर दिफा करते रहे, जबकि आप कहते हैं कि इस फैसले ने पीटीआई को फ़ायदा दिया। क्या कहते थे ज़रा देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं, उनके अपने अंदर देखना चाहिए कि कहाँ कुठाई हुआ। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बड़े वाजे किया कि वो सियासी फैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फैसले देंगे। अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में धांधली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा और ये ना जमात रहेंगे। ये फैसला मैंने ना आपने नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया और इस इलेक्शन के आखिरी वक्त में ये फैसला लेना उसका सियासी असरात भी थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के जो इदारे सियासी तनकीद के निशाने पर हैं वो किसी भी मुल्क की बका हुआ करते हैं, अवाम का एतमाद हुआ करते हैं। यहाँ एक सियासतदान कोई काम करने की कोशिश करता है, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय दूसरा उस पर तनकीद करना शुरू कर देता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे मुल्क में ऐसा ही कुछ हो रहा है। इस वक्त जो मेहमान मेरे साथ हैं वो कराची के मेयर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। वो कराची के लिए कोई काम करते हैं तो एमक्यूएम जो वो आकर खड़ी हो जाती है, तनकीद की जाती है। एमक्यूएम की तरफ से तनकीद हो रही है, मुस्तफ़ा कमाल साहब अलग उन पर तनकीद करते हैं, फ़ारूक सत्तार साहब अलग तनकीद करते हैं। ये हमारी सियासत का, सियासतदानों का अलमिया है कि अगर कोई आपका मुखालिफ सियासतदान, दूसरी पार्टी का एमएनए, मेयर कोई काम करता भी है, ये बर्दाश्त नहीं होता है कि वो अवाम में मकबूल क्यों हो रहा है। इसीलिए शायद तनकीद हो रही है कराची के मेयर पर। मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, वालेकुम आपने वक्त अस्सलाम। दिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज मैंने अभी आपने मेरे आपने बुलाया जी, थैंक यू। अभी आपने सुना मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तकरीब का हवाला दिया कि किस तरीके से वो इशारा दे रहे हैं कि मुल्क तसादुम की तरफ बढ़ रहा है अगर अदालत के फैसलों पर अमल दरामद ना हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्यों ये समझ रहे हैं कि आज का सियासी बहरान अदलिया की वजह से है, क्यों? देखिए शाजिया, किसी भी चीज़ को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। मंसूर अली शाह साहब का जो मैं ये स्टेटमेंट सुन रहा था जो टीवी पर और मीडिया पर प्रोपगेट हुआ है, ये गालिबन इसका कॉन्टेक्स्ट जो एक माइनॉरिटी फ़ैसला आया है, 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फ़ैसला लिखा है, शायद ये उसके हवाले से उनका जवाब था। उनका राइट है जवाब देने का, वो जवाब अपने फ़ैसले के ज़रिए भी दे सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुल्क के अंदर एक तसादुम सी कैफियत है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर इदारे ने अपना काम छोड़कर दूसरे इदारे का काम करना शुरू कर दिया है। हम बजाय इसके कि ख़ुद इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमने क्या गलती की है, हम कोशिश ये करते हैं कि मैं आपको करेक्ट करूं, आप कोशिश करती हैं आप मुझे करेक्ट करें, हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं हम किसी तीसरी फरीक को करेक्ट करें। और उस चक्कर में हुआ ये है कि हम सब दूसरों के मामलात के तो एक्सपर्ट हो गए हैं, शायद अपने मामलात के एक्सपर्ट नहीं है। आपने कहा कि सियासतदान अपने मामलात को हल नहीं कर पाते। मैं बड़े एहतराम के साथ आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तफाक नहीं करूंगा। ये सियासतदान थे जिन्होंने 1973 की बड़ी पोलराइज्ड पॉलिटिकल सिचुएशन में एक मुतफ़िका आइन पाकिस्तानी कौम को दिया। ये सियासतदान थे जिन्होंने 2010 में एक बहुत ही इंतहाई पोलराइज सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक मुतफ़िका 18वीं आइनी तरमीम आपको दी। तो ये कहना कि सियासतदान ये काम नहीं कर पाते, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एहतराम के साथ इख्तिलाफ़ करता हूँ। मैं समझता हूँ हमेशा गुफ्तु शनीद के साथ, हमेशा डायलॉग के ज़रिए मामलात को हल किया जाता है और बहरान हमेशा क्रिएट तभी होता है जब यक तरफा फ़ैसले किए जाते हैं, जब ऐसे फ़ैसले किए जाते हैं जिसकी जायज़ एक्सेप्टेबिलिटी उस तरीके की ना हो। और जब भी मैं ये कहता हूँ कि देखिए सियासतदान तो एक दूसरे से लड़ेंगे, उनका काम है सियासत करना। दुनिया के किसी भी मुल्क के हिस्से में आप चले जाएंगे, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के ख़िलाफ़ बात कर रही होगी, एक सियासी लीडर दूसरे सियासी लीडर के ख़िलाफ़ बात कर रहा होगा। बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ तो ये मामला अब सियासत नहीं, सियासत के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में अभी आ गया है। ये मामला हमारे जुडिशरी के अंदर भी आ गया है कि आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उस तरीके से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। मैं ये समझता हूँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का फ़ायदा होता है। मुल्क के अंदर जितने डाइवर्जेंट व्यूज़ होंगे उतना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का आएगा और उन डाइवर्जेंट व्यूज़ से आप एक बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करने में कामयाब हो पाएंगे। और वो बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हो ये रहा है कि जो फैसला किसी एक फरीक के हक में आता है उसे वो फैसला अच्छा लगता है, जबकि दूसरे फरीक को वो फैसला जानिबदारी पर मबनी लगता है। अब जो जब 15 जनवरी 2024 को बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी तारीफ की थी जुडिशरी की। जी जी प्लीज, मैं सिर्फ कता कलामी माफ देखे ना, क्यों देखें, जब कभी भी अदालत जिसका एहतराम हम सब के ऊपर वाजिब है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो अदालत अगर किसी सियासी मामले के अंदर इंटरवीन करेगी तो उसके नताइज जो हैं इतने पुरकशिश नहीं होंगे। और इसकी रिवायत आपको 1954 के डोसो केस से नज़र आती है, जब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी उस वक्त के चीफ जस्टिस मुनीर ने इस्टेब्लिश की। आपको 1979 के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में नज़र आती है, जब मौलवी अनवारुल हक ने यह फ़ैसला किया। आपको 1999-2000 के जस्टिस इरशाद हसन खान साहब के फ़ैसले की जब बात की जाती है तो आपको नज़र आया कि इंतज़ामी मामलात में, सियासी मामलात के अंदर अदालत ने इंटरवीन किया। इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर, मैं समझता हूँ 2005 से लेकर 2013 तक जो जूरिस्प्रूडेंस इस मुल्क में डेवलप हुई है कि आप एग्जीक्यूटिव को कम्प्लीटली ख़त्म कर दें, लेजिस्लेचर को, पार्लियामान को मुकम्मल तौर पर ट्रैम्पल कर दें, इसकी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बात यह है कि जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा
कि बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला है, चीफ जस्टिस का बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला है। उन्होंने बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि काजी फायज़ ईसा साहब ने ये रिवायत तोड़ी है कि वो सियासी फैसले नहीं देंगे। अगर वो सियासी फैसला नहीं था तो आज जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, ऑल्दो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। मैं इसका जवाब सुन लेना, तो ये फिर सियासी फैसला कैसे हो गया? जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जितनी वजाहत के साथ आपने सवाल पूछा है उतनी वजाहत से मुझे जवाब भी देने दीजिएगा। जी प्लीज। देखिए, दो कॉन्टेक्स्ट को समझें। एक कॉन्टेक्स्ट है तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने का। वो फैसला, वो रिवायत पिछले 3 साल से चली आ रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनके मेंबरान का चीफ इलेक्शन कमीशन का तैनाती इमरान खान साहब ने की थी, उनके दौर में वो केसेस चले आ रहे थे जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक आईनी इदारा है, जिस तरह मेरे लिए अदालत का एहतराम वाजिब है, उसी तरीके से मेरे लिए हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन का, पार्लियामान का एहतराम भी वाजिब है, हम सब के लिए, क्योंकि तमाम ये आईनी इदारे हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सियासी जमात से सवाल पूछता है कि आपके मेंबर ने ये सवाल उठाया है कि आपने अपना इलेक्शन कैसे कराया। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपसे सवाल पूछता है कि ये बताइए कि आपकी फंडिंग कहां से हो रही है। वो सियासी जमात बजाय इसके कि उन सवालात का इलेक्शन कमीशन के सामने जवाब देती, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार गई और उसने स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, स्टे ऑर्डर हासिल किया और आखिर में वो मामला 2023 तक आन पहुंचा या 2024 तक आन पहुंचा। अगर उस मामले को 2018-19 में तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक हल कर लेती कि जी जो इलेक्शन कमीशन सवाल पूछ रही है उन सवालात का जवाब दे दें और फैसला आ जाता, तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती। लेकिन हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन काम करने की कोशिश कर रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले आ रहे थे। इलेक्शन कमीशन नोटिस देती थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले आते थे। हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं थी, हुकूमत नून लीग की नहीं थी, हुकूमत उस जमाने में इमरान खान साहब की थी, पीटीआई की थी। तो नतीजा ये हुआ कि उस आईनी कानूनी प्रोसेस के अंदर एक मुअज़्ज़िज़ अदालत ने बार बार इंटरवीन किया। नतीजा ये हुआ, प्रोसेस डिले हुआ और आप 2024 में आ गए। अब चलिए, वो तो सारा हो गया ना, वो उनसे बल्ला छीन लिया। के ऊपर एक मिनट जी शादिया, एक मिनट शादिया, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। जी, मुझे पता है मैं ऐसी बातें कर रहा हूं जो शायद कंट्रोवर्शियल हो, नहीं प्लीज आप करें, लेकिन मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सवाल भी करना चाहती हूं, सच बोलना चाहिए लाइव टेलीविजन पे। जी मैं जवाब आपको दे दूं। देखें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत एहतराम के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ये मेजॉरिटी वर्डिक्ट आया है, उसमें सवाल ये है कि आप बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट कानून को खत्म कर सकती है? हाँ, कर सकती है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट कानून को अमेंड कर सकती है? नहीं, वो अमेंड नहीं कर सकती। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट आइन को डिक्लेयर कर सकती है कि फलां शिक उसकी मुतसादिम है किसी उसूल से, लेकिन आईन पाकिस्तान किसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की किसी शिक को अमेंड नहीं कर सकती है। ये इख्तियार पार्लियामान का है। तो अगर पार्लियामान ये कहता है कि 3 दिन के अंदर सियासी जमात को फैसला करना है, तो फिर मैं ये समझता हूं बहैसियत जज मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं उस 3 दिन के लफ्ज को तब्दील करके 15 दिन लिख दूं। मुर्तजा वहाब साहब, टाइमिंग पर देखें ना, टाइमिंग पर सवालात उठ रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है, ये हम कैसा प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं कि कल को किसी की भी हुकूमत हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले अच्छे ना लगे और वो उसके खिलाफ जो है वो अपनी मर्जी के कानून साजी कर ले और फिर कहेंगे पार्लियामेंट का काम है। सर, टाइमिंग पर सवालात उठ रहे हैं। शादिया, एक मिनट शादिया, देखिए आपको फैसला करना पड़ेगा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है या जज साहिबान है। मैं बड़े एहतराम के साथ ये कह रहा हूं, मैंने जो आईने पाकिस्तान का मुताला किया है, ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान की अवाम है। आइन ये कहता है कि 3 आपके इदारे हैं, पार्लियामान है, आपका एग्जीक्यूटिव है, आपकी मुअज़्ज़िज़ अदालत है। ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट इदारे हैं। इन तीनों का अपना दायरा कार लिखा हुआ है। हुकूमत या पार्लियामान अदालत के काम में इंटरवीन नहीं कर सकती और अदालत जो है वो हुकूमत या पार्लियामान के काम में इंटरवीन नहीं कर सकती। पार्लियामान का ये काम है कि वो लेजिस्लेट करे, उसको लेजिस्लेट करने दें। अगर वो लेजिस्लेशन कानून के मुनाफी है,
आइन के मुनाफी है तो आप फैसला कर दें कि वो गलत फैसला है, लेकिन आप पार्लियामान को ये फैसला साजी करने से रोक नहीं सकते। नंबर 1, ये मेरा बुनियादी तो अमल दरामद भी कर लेना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद तो करना जरूरी है या नहीं? अमल दरामद करें, बाद में जैसी मर्जी लेजिस्लेशन करें, कौन रोक रहा है? आर्टिकल 189 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अदालत के फैसले को इंप्लीमेंट करना ये हर इदारे का बुनियादी फर्ज है। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसको मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा। लेकिन आईने पाकिस्तान ये इजाजत देता है कि किसी फरीक को अगर किसी फैसले पर एतराज है तो वो उसकी अपील फाइल कर सकता है या नजरसानी की दरखास्त कर सकता है। अगर आपको लगता है कि अदालत का कोई फैसला दुरुस्त नहीं है तो पार्लियामान को यह हक हासिल है कि वो कानून साजी कर सकता है किसी कानून को वाज़े करने के लिए। मैं समझता हूं इसको हमें दिल को बड़ा करके चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, अपने अपने डोमेन में काम करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत का कोई काम नहीं है कि अदालती मामलात में इंटरवीन करे, और अदालत का कोई काम नहीं है कि हुकूमती मामलात में इंटरवीन करे। हर इदारा अपनी हुदूद व क़ुयूद में काम करेगा तो यकीन जानिए। बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। आपकी बात से कोई इनकारी है ही नहीं, कोई दो राय है नहीं। हर इदारे को अपनी लिमिट में रहकर, अपनी हुदूद और क़ुयूद में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है इस मुल्क में शादिया। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। तो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसको किसने इंप्लीमेंट करवाना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो यही तो बात है कि क्यों नहीं हो रहा इम्प्लीमेंटेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आजाद शादिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है जिसको आईने पाकिस्तान ने क्रिएट किया है। वही आइन जो मुअज़्ज़िज़ अदालत को क्रिएट करता है ना, वही आइन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्रिएट करता है। जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब को है, वही सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इलेक्शन कमीशन के चीफ को और मेंबरान को है। वही सिक्योरिटी और टेन्योर तो बदलना चाह रहे हैं, यही तो मसला है। बड़ा अच्छे मुद्दे को पकड़ा है आपने कि मखसूस नशिस्तों का झगड़ा है इसलिए कि जो 2/3 एक मिली हुई थी, इस फैसले के बाद वो 2/3 हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन एक्ट तरमीम करने पर हुकूमत जो है वो मजबूर हुई है। जो एक जुडिशल पैकेज तैयार किया हुआ था उसमें पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जी शादिया, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा जुडिशल पैकेज तैयार हुआ है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, मेरे पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो मैंने वजीर कानून साहब की टीवी पर गुफ्तगू सुनी है उन्होंने तो कुछ और बात की है। लेकिन हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इस्लाहात तो हमारे निज़ाम में आने की ज़रूरत है। ये मौजूदा निज़ाम नहीं चल पा रहा। इस निज़ाम के अंदर इतनी फ्रिक्शन क्रिएट हो गई है कि हर कोई एक दूसरे से, मतलब हमारे अंदर इतनी बुर्दबारी शायद नहीं रही है कि हम एक दूसरे को टॉलरेट कर सकें। तो कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है और उसके अंदर हर इदारे को अपना अपना काम करने की ज़रूरत है। सही, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे आप बताइए ना कि जो काम, शादिया सिर्फ एक चीज़, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज शहबाज शरीफ साहब हैं, कल को बिलावल साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब होंगे, इमरान खान साहब होंगे, शादिया होंगी, कोई भी होगा, वो लोगों का वोट लेकर आता है। उस एक फ़र्द वाहिद को ये हक हासिल नहीं है, ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कानून को तब्दील कर दे या वो आइन को तब्दील कर दे। मैं सवाल नाजरीन के सामने छोड़ के जाता हूँ कि अगर ड्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के पास, चेयरमैन ऑफ द सेनेट के पास, सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार नहीं है, तो किसी जज साहब के पास ये कैसे इख्तियार हो सकता है कि वो आइन को और कानून को तशरीह के नाम पे तब्दील कर दे। सही, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये सवाल मैं छोड़ के जाता हूँ, पाकिस्तान की आवाम फैसला करे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप घबरा जाएंगी सवाल का जवाब देने में। नहीं, क्या क्या आपने, मुझे आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूं इस तरह की इन चीजों पे बात नहीं, आवाज नहीं आती। नहीं, मुझे मेरी आयफ भी उतर गई थी। आपने ये तो कहा कि आवाम के सामने मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं, उसके बाद आपने क्या फरमाया? मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये सवाल आवाम से पूछ लिया जाए कि ये फैसला जो है किसको करना है। बिल्कुल ठीक। आज अगर तहरीक इंसाफ को ये चीज सूट कर रही है तो माजी में तहरीक इंसाफ को ये चीज सूट नहीं करती थी और वो बार बार यही कहते थे कि इस तरह की इंटरवेंशन हुकूमती मामलात में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये माजी में जो किया हुआ है वो आज जस्टिफाई अगर करने के लिए, आज कल के फैसले अगर ठीक नहीं थे तो आज के कैसे ठीक हो सकते हैं, आप
बात बिल्कुल 100% दुरुस्त कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल जो खबरें चल रही थी और ये बहुत अरसे से डिस्कशन भी हो रही है कि गवर्नर सिंध ने तब्दील होना है, नून लीग अपना गवर्नर लगाना चाहती है। कल फिर ये टिकर्स भी चले, खबरें भी चली कि बशीर मेमन साहब के नाम पर इत्तफाक हुआ है। तो फिर कल शाम को फारूक सत्तार साहब ने और टिसोरी साहब ने आकर कहा कि ना हमसे मुशावरत हुई है, ये सिर्फ अफवाह है। तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि बशीर मेमन साहब का जो नाम आया ये महज एक अफवाह ही है क्या? अच्छा देखिए, ये मुझसे तो गुफ्तगू इस बारे में हुई नहीं, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि इसके ऊपर मैं कोई चीज़ कमेंट करूं। ये वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का इस्तेहकाक है कि वज़ीर आज़म सिफारिश करते हैं और सदर मुमलिकत ये तैनाती करते हैं, तो ये फ़ैसला वहाँ से होगा। इसका बेहतर जवाब आपको ना फारूक सत्तार साहब दे सकते हैं, ना कामरान टिसोरी साहब दे सकते हैं, ना मुर्तज़ा वहाब दे सकते हैं। ये फ़ैसला जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से होना है, और बेहतर जवाब आप इसका हुकूमत का जो तर्जुमान है, ये वज़ीर इत्तलात है, उनसे पूछ सकते हैं। ये फ़ैसला हुआ या नहीं हुआ, इसका जवाब आपको वहां से मिल सकता है। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी की मुशावरत से होना है। ये भी बात दुरुस्त है ना कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में तो लेंगे ना? जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी को एतमाद में भी लेना है, और ये अंडरस्टैंडिंग हुई भी है कि सूबा पंजाब का और सूबा सिंध का जो सूबा सिंध का और बलूचिस्तान का जो गवर्नर है वो नून लीग नॉमिनेट करेगी अपनी सियासी जमात से, अपने रुफ़का में से, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉमिनेट करेगी। तो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी है, सूबाई सिंध के अंदर अभी तक नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला होने की ज़रूरत है वफाकी हुकूमत की जानिब से। अच्छा, इसका मतलब है कि तब्दीली तय है, क्योंकि टिसोरी साहब कल कह रहे थे कि जो काम अवाम के मफाद के लिए वो कर रहे हैं। जिस तरीके से गवर्नर हाउस को खोला है आवाम के लिए, उन्होंने 14 अगस्त की तकरीबात का भी हवाला दे रहे थे कि बहुत कुछ करने जा रहे हैं आम आवाम के लिए, जो इससे पहले यहाँ पर कभी नहीं हुआ। वो तो बिल्कुल ये सोचे बैठे हैं कि यहाँ पर गवर्नर की तब्दीली हो ही नहीं सकती, क्योंकि काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप ये हमें कह रहे हैं कि ये बात तय है कि गवर्नर की तब्दीली होनी है। देखिए, ये तो फैसला जब वफाकी हुकूमत की तश्कील हो रही थी उस वक्त कर लिया गया था, और उसी मुआहदे के तहत बाकी 3 सूबों के गवर्नर्स तब्दील हुए हैं। तो अगर 3 सूबों के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है तो चौथे सूबे में भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने की ज़रूरत है। बाकी देखिए, गवर्नर का काम एक आइनी रोल है, एक आइनी जिम्मेदारी है। वो आइनी रोल को इन्फोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना एज हेड ऑफ द प्रोविंस गवर्नर की जिम्मेदारी होती है। जो रोज़मर्रा के काम हैं वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का काम है, वो तो चीफ मिनिस्टर साहिबान करते हैं। चारों सूबों में वो चीफ मिनिस्टर साहिबान ही कर रहे हैं। ये आखिरी सवाल मुर्तज़ा साहब, ये आप काम भी कर रहे हैं, हम देखते हैं कि रातों को जाकर आप सारी इंतज़ामी जो सूरत हाल होती है सीवरेज की, बारिश के बाद आप उसका जायज़ा भी लेते हैं, हम सब ये देखते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद आप पर ये तनकीद क्यों करती है MQM? फारूक सत्तार साहब ने ये तनकीद की आप पर कि मेयर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब साहब, क्या ये सिर्फ शाहराए फैसल कराची यहाँ के मेयर हैं और जगह कोई नहीं है क्या? और कहीं ज़रूरत नहीं है कि सीवरेज का निज़ाम ठीक हो, काम अच्छे वहाँ पर हो? तो ये तनकीद क्यों कर रहे हैं वो आप पे? मैं समझता हूँ शादिया, किसी भी सियासी जमात का ये राइट है कि वो दूसरी सियासी जमात को क्रिटिसाइज़ कर सकती है, तनकीद करना उनका राइट है, कुछ छीन नहीं सकता। तो फारूक सत्तार साहब नेचुरली, या मेरा मुखालिफ जो है, मेरी सियासी जमात का जो मुखालिफ है वो तनकीद तो करेगा, लेकिन वो सियासी बुनियादों पर तनकीद की जाती है, इसका सदाकत से या हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। जो प्राइवेटली हमसे गुजारिशात की जाती है, हमसे काम लिया जाता है, वो जिस दिन मैं पब्लिकली बताना शुरू कर दूं तो फिर मैं समझता हूँ लोगों की सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। बाकी बात उन्होंने दुरुस्त की है कि मेयर कराची सारे शहर का मेयर होता है। शायद माजी में ये जो PIB से इलेक्ट होके मेयर आए थे, उन्होंने PIB और 90 के अलावा कोई और इलाका देखा नहीं था। मैं तो शहर भर का विज़िट करता हूँ, शहर भर में जाता हूँ, चीज़ों का मुआयना भी करता हूँ, जो काम करने की ज़रूरत है वो काम भी करता हूँ। अगर फारूक सत्तार साहब को वो काम नज़र नहीं आता तो 100 बिस्मिल्लाह, मैं समझता हूँ कराची वालों को काम नज़र आता है, मीडिया भी वो काम देख रही है। नहीं, मैं समझता हूँ वो है ना गाना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो छोड़िए, कुछ चीज़ों के ऊपर पर्दा जो है, मैं समझता हूँ लोगों का एहतराम करना,
हम सब के ऊपर वाजिब है, और अगर किसी ने हिजाब में रख के चीज़ मुझसे कोई बात की है या मेरे रुफ़का से बात की है तो उसका हिजाब कायम रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन लोगों को अपनी तनकीद में फेयर रहना चाहिए। अगर वो कोई गलत चीज़ की निशानदही करते हैं तो फिर बताना भी चाहिए कि कौन कौन से काम भी वो मेयर से या वज़ीर बल्दियात से या हुकूमत से करवा रहे होते हैं। ये मैं फारूक सत्तार साहब से जरूर पूछूंगी, हो सकता है मुझे वो बता दें। बहुत शुक्रिया आपका। आप बाबू भाई से पूछिएगा। पूछूंगी, मैं जरूर पूछूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कराची के मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम में तो मकबूल है, लेकिन इसके बयानिए में कन्फ्यूजन भी है, मसाइल भी हैं। पहला मसला तो ये है कि आज पीटीआई ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, जबकि कल यही न्यूट्रल का लफ्ज़ पीटीआई के कागज़ों में कुछ और मायने रखता था। दूसरा मसला इनका ये है कि इमरान खान चाहते हैं कि इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ वो सियासतदानों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, और वो बात भी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवरों से ही करना चाहते हैं। तीसरा इनका मसला ये है कि तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इलेक्शन को धांधली ज़दा कहती है, मगर आज तक पीटीआई कोई तगड़ा अपोजिशन अलायंस खड़ा कर सकी है, ना ही कोई एहतजाजी तहरीक चला रही है। चौथा इनका मसला ये है कि इमरान खान अगले 2 महीने में हुकूमत की तब्दीली देख रहे हैं, मगर ये कैसे होगा, किस बुनियाद पर होगा, इस पर भी कोई क्लियर जवाब नहीं आ रहा है। खान साहब की इस पुरएतमादी पर सवालात भी उठ रहे हैं कि अगर कोई डील और ढील नहीं तो फिर कैसे वो ये पेशन गोई कर सकते हैं कि ये हुकूमत 2 महीने में जाने वाली है। सवाल उठ रहे हैं कि खान साहब की पुरएतमादी के पीछे कहीं कोई बैकडोर राब्ते तो नहीं है, कोई डील तो नहीं है, जिसे अभी तक तो पीटीआई मानने से इनकारी है। पीटीआई पर एतराज़ उठ रहा है कि वो क्यों नवंबर दिसंबर की बात करके आने वाले चीफ जस्टिस को नाजरीन मतनाज़ दायरे में ला रहे हैं। मुल्क में एक सियासी बहरान है, हुकूमती जमातें इसका मलबा अदलिया पर डाल रही हैं। सवाल ये है कि सियासतदान क्यों अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए इदारों के पीछे छुपना चाहते हैं। किसी को इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं तो किसी को अदलिया से शिकवे हैं। अगर मुल्क ने आगे बढ़ना है तो क्या ये सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए? इसी पर मैं बात करूँगी तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर रौन अब्बास बप्पी से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बप्पी साहब आपका। बप्पी साहब, इमरान खान साहब हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बात कर रहे हैं कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। वो कह रहे हैं कि इन लोगों को ये बेवकूफ़ है, इन्हें समझ ही नहीं आ रही है। मीडिया में ये तासुर दिया जा रहा है कि मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है, मैंने कोई माफ़ी मांगी है। माफ़ी तो वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है खान साहब की बातों में। क्या वाकई आप लोगों को ये कोई ख़बर है आप लोगों की, या सिर्फ अंदाज़ा है कि हुकूमत के जाने में 2 महीने रह गए हैं? ये किस बुनियाद पर इतनी स्ट्रांग बात खान साहब कर रहे हैं? मेरे ख्याल में डेस्परेशन दूसरी साइड पे ज्यादा पाई जा रही है। अगर आप नून लीग की या हुकूमती नुमाइंदों की गुफ्तगू सुने तो बार बार ये कहा जा रहा है कि जी खान साहब माफी मांग ले, खान साहब माफी मांग ले। आई थिंक ये जो हमारा मिडल मैन है जो कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान में बेनिफिशियरी सिस्टम का, वो चाहता है कि चीजें किसी तरफ भी आगे ना बढ़ सके, तो वो बार बार माफी की बातें करते हैं, 9 मई की बात करते हैं, अजीब अजीब ऐसी बातें, दहशतगर्दी, डिजिटल दहशतगर्द और ऐसे ऐसे फ्रेजेस लेके आते हैं। आप देखें आजम तारड़ साहब से लेके मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जान की कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि शायद कोई बहुत बड़ा इशू है जिस वजह से ना ये जो गैप है 2 पार्टीज में ना आ सके। तो खान साहब से बात कर जी आप माफी, तो माफी किस चीज की मांगे? आई मीन वेरी फ्रैंकली फॉरवर्ड, मतलब हम बार बार कह रहे हैं आप 9 मई को इन्वेस्टिगेट कर लें, अगर आप हमारी गलती इसमें पाई जाती है तो हम माफी मांग लेंगे, और अगर नहीं तो आप समझते हैं हमारी माफी से अवाम की तकलीफों का अजाला हो सकता है, हम फिर भी माफी मांगने तैयार हैं। अगर हमारी माफी से अवाम की बिजली के बिलों में कमी हो सकती है, हम माफी मांगेंगे। अगर हमारी माफी से जिम्मेदार को 4000 रुपए गंदम का रेट मिलता है, हम माफी मांगेंगे। अगर पाकिस्तान के नौजवान को नौकरियां मिलती है और मईशत तरक्की करती है, हम माफी मांगेंगे। लेकिन क्या आप भी माफी मांगने को तैयार हैं फॉर योर गुड डूइंग जो पिछले 1.5-2 साल में पाकिस्तान में हुआ है? क्या आप उसके लिए माफी मांगेंगे? जिस तरीके से 8 फरवरी की इस अवाम के मैंडेट को चोरी करके इन गासपों को हमारे बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब कहें कि इमरान खान अब अगर माफी मांग भी लें तो इमरान खान को रिहाई नहीं मिलेगी। मतलब यह है कि अब बात सिर्फ माफी तक महदूद नहीं है, बात बड़ी आगे तक चली गई है, क्योंकि वो हुकूमत को ही लग रहा है कि माफी मांगने के बावजूद भी रिहाई नहीं मिलनी खान साहब को।
आई थिंक ये गलत नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जी ये माफी मांगेंगे तो बात आगे चलेगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि माफी मांगेंगे भी तो रिहाई नहीं मिलेगी। ये सनाउल्लाह साहब कहते हैं और दूसरी साइड से मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि माफी मांग। इशू माफी का है नहीं, इशू अवाम के मसाइल का है। इशू इस वक्त वो जो बयानिया नैरेटिव हमारे खिलाफ बनाया गया था उसके फेलियर का है। यकीन जानिए इन्होंने जो बयानिया जितना और बिल्ड करते हैं अवाम उससे ज्यादा खान साहब की मोहब्बत में चले जाते हैं। आज जितनी पॉपुलैरिटी खान साहब की और उनके बयानी के वक्त पाकिस्तान में शायद तारीख में किसी ने इसकी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। सो ये सिर्फ एक वो आई वॉश नहीं होता कि इसको इधर की तरफ ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। हकीकत तो ये पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है जो जंगल का कानून है। मतलब यकीन मतलब हमारे वर्कर्स, हमारी लीडरशिप, हमारे खान साहब, बुशरा, अब खान साहब बुशरा पर क्या केस है? इद्दत खत्म हो चुका है। अलकादर का केस चल रहा है, केस अभी साबित हुआ, वो अभी तक जेल है, पिछले 8 महीने से जेल। सो पाकिस्तान में कोई चीज ऐसी नहीं है, सिर्फ इनका इशू ये है किसी तरह खान साहब सरेंडर कर जाएं। अब इनकी दिली ख्वाहिश होती है, आई एम श्योर कि जहां जहां जो बैठता होगा वो मशवरे बड़े को देता होगा, बस सर थोड़ा सा और प्रेशर देते, खान साहब बस नजदीक लगे हुए अभी माफी मांग लें। बात ये है कि इशू सिर्फ अब 9 मई है, बाकी केसेस में तो खान साहब को रिलीफ मिल गया है। 2 दिन पहले सहाफियों ने भी खान साहब से ये सवाल किया कि आप लोग ये बात करते थे, कहते थे कि अब रेड लाइन क्रॉस की है। इमरान खान, आप लोग कहते थे कि हमारी रेड लाइन है, उन्होंने ये रेड लाइन क्रॉस की है। अब आप सीसीटीवी फुटेज का फिर क्यों मुतालबा कर रहे हैं? जब 9 मई को रेड लाइन आप लोगों ने क्रॉस कर ली है, फिर क्यों कह रहे हैं हमारे लोग नहीं थे? फिर ये भी सवाल उठाया जा रहा है, ये भी सहाफियों ने खान साहब से बात की कि जब जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया, उन्होंने तो GHQ के सामने जाकर एहतजाज नहीं किया था। उन्होंने तो ऐसी कोई कॉल नहीं दी थी कि एहतजाज करेंगे और GHQ के सामने करेंगे। तो माजी में तो इन पार्टियों के साथ वो सब कुछ हुआ, उन्हें भी इक़्तिदार से निकाला गया, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया जो आप लोगों की पार्टी ने किया। अच्छा, एक तो अगर तारीख में कोई चीज गलत हुई है तो वो जरूरी नहीं है कि वो दोबारा दोहराई जाए। देखिए, कौमें अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी? सो पाकिस्तान में जो आप समझती हैं, अगर हम आपस में एक फ्रैंक डिस्कशन कर लेते हैं कि 70, 75, 80 साल में जो कुछ पाकिस्तान में हो, क्या वो ठीक हुआ है? मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कहती है जी पाकिस्तान खप पे बड़ी बेहतरीन बात है, जमहूरियत चलनी चाहिए। बट 5 साल उनकी हुकूमत रही, आज तक हमें ना साना कारसाज के वो बंदे मिल सके, ना बेनज़ीर भुट्टो की शहादत मिल सकी, मुर्जा भुट्टो की शहादत के बंदे आज तक नहीं मिल सके। मुझसे किसी नून लीग के साथी ने कहा जी फरियाल तालपुर को ईद की रात को उठा लिया गया, या मरियम नवाज शरीफ साहिबा को लाहौर कराची। मैंने कहा जी अगर, और राना सनाउल्लाह के ऊपर केस पर, मैंने कहा जी अगर वो गलत था और जिसने गलत किया, क्या आपने आज तक उनसे सवाल पूछा कि गलत है? हम कहते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, हम तो आप ये कह रहे हैं जो कुछ उनके हुआ उनको भी GHQ के सामने एहतजाज करना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? क्या आपने मरियम नवाज शरीफ की उसके बाद जो स्टेटमेंट है जो उस वक्त जनरल बाजवा के हवाले से गुजरांवाला जलसे में, क्या वो किसी को रिकॉर्ड पे याद नहीं है? DG ISPR को पाकिस्तान PTI का स्पोक्स पर्सन करार देना, या ये किसी को भी याद नहीं है? या पाकिस्तान में वो चंद जर्नैलों की बात जो नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग में की थी कि जी गलत ये करें और ठीक कर रहे हैं हम के लिए, वो किसी को याद? सो पाकिस्तान में अगर किसी ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सबसे पहले बयानिया बिल्ड किया था, हमारे पे तो इल्जाम और है ना, जो बिल्ड किया था वो नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून था, और मरियम ने उसको आके पीक चढ़ाई है। तो आप ये कह रहे हैं कि GHQ के सामने एहतजाज करना बड़ी नॉर्मल सी बात है, एहतजाज होना चाहिए? मेरी बात सुने, जो एहतजाज है ये तो पूरी दुनिया में हर किसी का हक है, ठीक है? उस पर कोई ये नहीं है कि यहाँ नहीं हो सकता और वहां नहीं हो सकता। हाँ, उसके एक पैरामीटर्स डिफाइन किए जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे चले 9 मई तो हो गया, अब 9 मई को 1.5 साल हो चुका है, हमें इस वक्त पंजाब हुकूमत के खिलाफ महंगाई के पे एहतजाज नहीं किया जा रहा, तो क्या ये हुकूमत ठीक कर रही है? हम महंगाई पे एहतजाज नहीं कर सकते, हम सड़कों पे जाते दफा 144 निकाल, हम जल से नहीं कर सकते, तो क्या ये भी ठीक है? सो इश्यूज ये है कि देयर रॉन्ग्स ऑन द बोथ साइड्स, लेकिन क्योंकि हुकूमत वक्त हर चीज को 9 मई से जोड़ती है और उसकी पादाश में सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक दिया जाता है, इसलिए वो जस्टिफाई करते हैं क्योंकि 9 मई। और आप ये देखें, जब कभी कोई भूलने लगता है 9 मई को, ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके याद कराते हैं। 9 मई को कोई नहीं भूला 9 मई को, आप लोग भी अपने मौकिफ पर डटे हुए हैं, पाक फौज भी अपने मौकिफ पर डटी हुई है, ना वो भूले हैं ना आप लोग भूले हैं, कोई नहीं भूला। 9 मई ही तो एक वो इशू है जिस पर सारे मामलात आकर रुके हुए हैं, आप लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं, पाक फौज भी डटी हुई है 9 मई के अपने मौकिफ को लेकर के, इस पर कोई माफ़ी नहीं है, आप लोग माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो भूला तो कोई नहीं है।
एक अर्ज के ऊपर से शाज़ी बीबी देखें, जहां तक तो फौज का इशू है तो ऑब्वियसली वो बड़े स्टेक होल्डर हैं। कितनी हद तक पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात में इजाफे को इस हुकूमत की शक्ल में वो सपोर्ट करना चाह रहा है, दैट्स देयर कॉल शॉट, वो मैं नहीं डिफाइन कर सकता। हम तो अपनी बात कर सकते हैं, तो हम जेल में चले गए, खान साहब जेल में, बुशरा आपा जेल में, सारी लीडरशिप हमारी जेल में, हमारे वर्कर्स जेल में, हमें जल से जुलूस नहीं कर रहे थे। हमारी पूरी यानी कि इस वक्त जो हाजी इम्तियाज के साथ हुआ है, ढोंग पहले उसको उठा के ले गए, फिर एंटी करप्शन से जब उसको पता लगा जनाब उसको वो अपना बेल मिल जाएगी तो फिर उसकी गाड़ी में फायर करके फिर जी लोग रिहा करा के ले गए, और परसों मुल्तान की एयरपोर्ट पे फायर फेंक दिया कि जी फरार हो रहा था। सब समझते हैं कौन क्या कर रहा है यहाँ पे। सो ये डिफाइन तो रियासत तय करना है। ये बात है कि मिलिट्री ट्रायल से आप लोग डर रहे हैं, इमरान खान डर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ये बात की है कि मिलिट्री ट्रायल अगर इमरान खान के दौर में हो सकते हैं तो आज के दौर में क्यों नहीं हो सकते हैं? ऐसे एक बात समझते हैं, आप इस पोजीशन में हम कर क्या सकते हैं? मतलब हम तो जेल में जा सकते हैं, जेल में पड़े, हमारी सारी लीडरशिप जेल। आप इससे हमसे क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं? इशू ये कि जो कुछ करना है, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि खान साहब ने कहा कि मैं जनरल आसिम मुनीर या फौज अपना एक नुमाइंदा करे, मैं उनके साथ बात, ये इसको कहते हैं स्टेप बैक करना, एक स्टेप पीछे लिया उन्होंने। क्या हमें आज तक इस तरह की ऑफर किसी हुकूमती नुमाइंदे ने, आप हुकूमत से बात करने को तैयार कहाँ हैं? आप लोग तो पहले शराइत रखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से जब बात करने के लिए आप लोगों को सवाल हो तो आप लोग कहते हैं कि हम तो करना चाहते हैं बात। आप लोग तो नुमाइंदे भी मुकर्रर करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए। वो अलग बात है कि इस्टेब्लिशमेंट आप लोगों से बात नहीं करना चाहती है। तो बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क है आप लोगों की अपनी पॉलिसी में कि जब हुकूमत के साथ आप लोग बात करना चाहते हैं तो एजेंडा पहले देते हैं, शराइत पहले रखते हैं आप लोग, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए आप सिर्फ अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं। बातचीत क्या होगी वो उनके साथ बैठकर आप लोग तय करेंगे, लेकिन हुकूमत के साथ आप लोगों का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा गर्ज करो, जब कभी किसी से बात होगी, और ये हमने वैसे कहीं कहा नहीं है कि जी हम उनसे बात करेंगे, उस पर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। ऑफकोर्स आप कोई परे पंचायत बनाते हैं, कोई जिरगा बनाते हैं, तो उसकी ना कोई TORs होते हैं कि आज ये जिरगा होगा, इसमें फलाने कत्ल का मसला डिस्कस किया जाए। ये तो नहीं होता जिरगा आएगा चाय पी के चले जाएंगे। सो यकीनन हमने कहा कि ये जब कभी निगोशिएशन होगी, जब कभी बात होगी, ऑब्वियसली उनसे होगी जो फैसला साज है, जो कि असल स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने फैसला करना है। और अगर उनसे बात हो तो हम पहले जो कह चुके हैं, अगर बात होगी तो उसके हमारी 2-3 शराइत है। हो सकता है कि जो फैसला साज है वो कहे जी हमारी भी 2-3 शराइत हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, 9 मई भी डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज सारा क्राइसिस है, मौजूदा सियासी बहरान है, वो समझते हैं कि अदलिया इसकी जिम्मेदार है। क्या आप लोग भी समझते हैं कि अदलिया की वजह से मौजूदा सारा सियासी बहरान है? अच्छा भी मैं इसको थोड़ा इस तरह क्लैरिफाई करता हूं कि अगर आप अप्रैल 2022 से देखें, जब हमारे खिलाफ फुल कोर्ट लगा था, रातपुर गाजी जो हमारी रेजोल्यूशन है नेशनल असेंबली की, वो गैर कानूनी और हमारी हुकूमत हट गई लेकिन कौमी असेंबली बरकरार रह गई, तब भी उस फैसले पे एतराज किया था, जजों पे एतराज नहीं किया था। फाइज ईसा साहब के हवाले से हम पे जब भी बात की जाती है तो हमने उसमें भी फुल कोर्ट अगर रेफरेंस भेजा था या जुडिशियल रेफरेंस भेजा था तो एक कानूनी तरीकेकार के हिसाब से भेजा था, हमारा जातियात के साथ इशू नहीं रहा। लेकिन अगर आप इस हुकूमत की बात करें तो जिस जज ने जहां पे इनके खिलाफ फैसला सोचने की कोशिश की है, ना सिर्फ उनकी सास, उनकी बहू को ये उनकी ऑडियो टेप्स लीक करते रहे, उनकी जातियात पे, जस्टिस अस्तमिनुल्लाह के हवाले से सेनेट की तकरीरें सबके सामने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जो तनकीद है सबके सामने। सो ये जो 8 जजेस ने जब फैसला दिया और पूरी एक नून लीग की एक एंटोराज आई जिसने अटैक करना शुरू कर दिया, हमने कभी जजेस का नाम लेके नहीं लेकिन फैसलों पे तनकीद की है, वो हमारा राइट है, पाकिस्तान के हर शहरी का राइट है। मैं हर फैसले पे तनकीद कर सकता हूं। हमने जब फाइज ईसा साहब ने हमें कहा ना हमने आपका बल्ला उड़ा दिया, हमने उस फैसले पे तनकीद की, फाइज ईसा साहब पे कुछ भी नहीं कहा था। ऑल्दो कि आज उन्होंने खुद अपने फैसले में एक्सेप्ट किया कि मैंने तो इलेक्शन कमीशन को कहा था सिर्फ बल्ला ले लो, ये PTI कैसे गैर कानूनी हो गई, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा थी हमें आपकी समझ नहीं लगी। सो हैविंग सेड दैट, इस हुकूमत का काम जजेस से लेके जर्नल तक मलाइन करना ये पुराना वतीरा है। आज आप कोई फॉर एग्जाम्पल एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात करना शुरू कर देंगे, डायरेक्टली उन पे अटैक करना शुरू कर देंगे, ये GH को शेर किसी को नहीं मानेंगे। इनका जो माइंड सेट है वो यही है कि अगर आपके खिलाफ कोई जाना शुरू करता है, चढ़ जाओ ऊपर, चढ़ दौड़ो। इसके लिए आप लोग एक तहरीक चलाने की बात भी करते हैं इन सारे इकदामात के खिलाफ। आप लोगों ने जो भूख हड़ताली कैंप जो शुरू किया था उसको मौखर क्यों कर दिया? क्यों कामयाबी से वो चलाया नहीं आप लोगों ने, उसको आगे नहीं लेकर चले?
अच्छा नहीं, कामयाब नहीं, उसकी एक देखिए हर चीज का अपना एक नैरेटिव होता है। हम जलसे करते हैं, हमने सवाबी में जलसा कर लिया, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सवाबी के बाद फौरन मैदान में जलसा कर दें। हर चीज की कॉन्टिन्यूटी है, आप उसको चेक्स एंड बैलेंस देखते हैं, यार ये काम करते हैं, उसके बाद फिर आप इस वक्त कीजिए कि 13 अगस्त का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 13 अगस्त 14 अगस्त तो हमने बहुत कुछ करना है पाकिस्तान में, पंजाब में। केपी में जलसे का बड़ी बात नहीं है, वहाँ कोई दफा 144 लगाने वाला नहीं है, वहाँ लोगों को डंडे मारने वाला कोई नहीं। ज़ाहिर है आप लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, आप लोगों की अपनी इंतजामिया आप लोगों की, वहाँ पर पंजाब और इस्लामाबाद में तो कोई नहीं करने देगा आप लोगों को। देखिए मैं जलसे के वाले से इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डिसीजन देगा, हम तो उस पर कोई ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि पंजाब में जलसा ऑब्वियसली करना इस टाइम में बड़ा मुश्किल है जिस किस्म के हालात चल रहे हैं। Having said that, हम एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं पंजाब में, उसका वेन्यू और उसका दिन मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, वो पॉलिटिकल कमेटी से जब अप्रूव हो जाएगा। पाकिस्तान की आजादी का उस दिन की क्या एक्टिविटी आप लोगों की? बड़ी सिंपल से, हम 13 अगस्त की रात को निकलेंगे इंशाल्लाह शाम को, 14 को भी हमारे इवेंट्स होंगे, क्योंकि 14 को तो पूरा पाकिस्तान निकलता है। वो कहेंगे जी क्योंकि 14 अगस्त को सारा पाकिस्तान निकल रहा था तो आपने उसमें मिल के शायद जो है ना अपना जो है ना वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करा लिया और 14 अगस्त बना लिया। हम 13 की शाम को भी निकलेंगे, 13 की शाम को हर पाकिस्तानी को दावत देंगे, आप भी अपने घर के बाहर एक झंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एक झंडा पाकिस्तान का लगाइए, दोनों पिलर्स के ऊपर। और अगर आप अपने बच्चों और फैमिली के साथ ये समझते हैं कि इमरान खान हक पे, अपने घर से निकल के बाहर आइए, वहां पे इमरान खान और पाकिस्तान दोनों का नारा मारिए। हम लोग सुकून से ना रहें, हम भी अपने घर पीटीआई का तहरीक इंसाफ का झंडा लगाएं और अपना सुकून खत्म कर दें। ये तो या हम पाकिस्तानी अवाम के लिए बात कर रहा हूं, और वो फोटो उठा के सोशल मीडिया पे लगा दें। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम सड़कों पे आएंगे, हम पाकिस्तान का झंडा भी उठाएंगे उस दिन और तहरीक इंसाफ का झंडा भी उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर रौन अब्बास बप्पी साहब मेरे साथ है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।